Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriAddict. This is a lecture series of IBPS F1 mains exam and also useful for other agriculture exams. I'm your mentor Abhishek Jaiswal. I have completed my UG from Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh. Currently pursuing masters at IIWBR Karnal, Haryana, and I have secured All India rank 8th in AIEE PG ICAR JRF एग्जाम. इस लेक्चर सीरीज में हम वीड टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि जो वीड से जितने अभी जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वीड से पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा. अभी जो आज का वीडियो है इसमें हम वीड की डेफिनेशन, वीड के कैरेक्टरिस्टिक्स, वीड की हार्मफुल एस्पेक्ट्स एंड बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना. उसको भी हमने 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है वीडियो के. फिर सीड डॉर्मेंसी क्या है उसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे. फिर सीड डिस्पर्सल क्या है वो भी अच्छे से, क्या क्या स्ट्रक्चर ये सब देखेंगे. और फिर एलोपैथी क्या है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये सब हम पूरी जो लेक्चर सीरीज है वीट की उसमें हम पूरा वीट को कवर करेंगे. और आज के लेक्चर में हम वीट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या उसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स है और क्या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स है उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो जो वीड है, वीड क्या होते हैं? वीड होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट. क्या होते हैं? अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट, जो हमें इनकी कोई वांट मतलब नीड नहीं रहती है और उसे हम क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं. तो सबसे पहले जो वीड टर्म है वो किसने दी थी? जेथरो टूल ने. जो वीड टर्म है वो किसने दी थी? जेथरो टूल ने दी थी. और किस में दी थी? अपनी जो बुक है हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री उसमें दी थी. ठीक है, जो वीड टर्म है जेथरो टूल ने दी थी. और किस में दी थी? अपनी जो बुक है हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, उसका हम ट्रिपल एच शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल एच भी बोलते हैं. ठीक, ट्रिपल एच हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री. अब एक और आता है, जब जेथरो टूल की बात हो रही है तो एक चीज ये याद रखना कि फादर फादर ऑफ टिलेज कौन है? फादर ऑफ टिलेज है वो भी जेथरो टूल है. और फिर एक और आती है जो जीरो टिलेज टर्म है. जो जीरो टिलेज टर्म है वो भी किसने दी थी? क्या? टर्मर को. ठीक है, ये फादर नहीं है. जीरो टिलेज जो टर्म दी थी वो भी जेथरो टूल ने दी थी. तो जो वीड टर्म है वो भी जेथरो टूल ने दी थी. फादर ऑफ टिलेज है वो भी जेथरो टूल है. और जीरो टिलेज जो टर्म दी थी वो भी जेथरो टूल ने दी थी. ठीक है, तो जेथरो टूल ने क्या बोला था? वीड्स आर प्लांट्स विच ग्रो वेयर दे आर नॉट वांटेड. हम वीड्स को अनवांटेड प्लांट बोलते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट बोलते हैं, पर जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वीड की वो ये है कि वीड्स आर प्लांट विच ग्रो वेयर दे आर नॉट वांटेड. मतलब वीड ऐसे प्लांट होते हैं जो वहां पर ग्रो हो जाते हैं जहां पर उनकी कोई नीड नहीं है, हमें उसकी कोई नीड नहीं. इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये एक फील्ड है, यहाँ पर हमने वीट की सोइंग की है. वीट टिटिकम एस्टिवम. ठीक है, वीट की सोइंग की है. तो यहाँ पे क्या हो गया? कुछ प्लांट अगर चिकपी के ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, कुछ प्लांट किसके ग्रो हो रहे हैं? चिकपी के. ये चिकपी का प्लांट है. तो जो चिकपी का प्लांट है वो हमारे लिए क्या हो गया? वीड हो गया. ठीक है, ये चिकपी का प्लांट हमारे लिए क्या हो गया? वीट हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पर वीट की क्रॉप बोई थी, हमने वीट की क्रॉप्स को सोइंग की थी, हमें वीट की क्रॉप चाहिए थी. पर यहाँ पे क्या हो गया? चिकपी के 1-2 प्लांट हो गए तो वो भी हमारे लिए वीट हो गए. तो डेफिनेशन भी यही बोल रही है कि वीट्स आर प्लांट विच ग्रो वेयर दे आर नॉट वांटेड. ऐसा नहीं हो गया ये जो घास फूस हो गई या फिर पार्थेनियम या बथुआ जो नॉर्मल वीड सिर्फ वही वीड हुए. वीड एक्चुअल में वीड वो होंगे जिनकी वो वहां पर उग जाएंगे जहां पर हमें उसकी कोई नीड नहीं है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मैं एक बार और बता रहा हूँ, वीड्स आर प्लांट्स विच ग्रो वेयर दे आर नॉट वांटेड. ऐसी जगह उग जाते हैं जहाँ पे हमारी हमें उनकी कोई नीड नहीं है. जैसे कि यहाँ पर हमें चिकपी की कोई नीड नहीं थी, वहां पे चिकपी उग चुका है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? वीड हो गया. ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हम. अब है सम आईएमपी इंफॉर्मेशंस. ये आईएमपी. ठीक है, आईएमपी
इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें उनके रिसर्च स्टेशन के बारे में पता होना चाहिए कि उस थिंग से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस, जो अब उसका नाम बदल चुका है डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। क्या नाम है? डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस, ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। इसकी ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। वो जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। जबलपुर कहाँ है? एमपी में। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1989 में। यह आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कहाँ है, तो वो कहाँ है? जबलपुर में। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, कब हुआ था? 1989 में। फिर एक और आता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1968। जो इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस है वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब एक और आता है ये वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका इन 1956। वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1956 में। जो इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस था उसको क्या करा था? 2006 में हेडक्वार्टर जो जबलपुर में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, जबलपुर में 2006 में शिफ्ट कर दिया था इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस। हमें यहाँ पे 3 चीज़ याद करनी है। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च जबलपुर 1989, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस 1968 एंड वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका 1956। ठीक, ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अभी जो मैंने बताया था वीट टर्म किसने दी थी? जेथरो टुल, फादर ऑफ टिलेज जेथरो टुल, टर्म जीरो टिलेज जेथरो टुल। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीट, कि वीट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि कैसे वो उनकी ग्रोइंग हैबिट क्या होती है, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे उनका डिस्पर्सल होता है, सब चीज़ हम कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे। ठीक है, ठीक। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वीट डोरमेंसी, वायबिलिटी एंड जर्मिनेशन। तो वीट डोरमेंसी को वीट के अंदर 3 टाइप्स की डोरमेंसी होती है। ठीक है, एक हो गया इनहेरेंट, एक हो गया इंड्यूस्ड, और एक हो गया इन्फोर्स्ड। ठीक है, वीट में जो डोरमेंसी होती है 3 टाइप्स की होती है, इनहेरेंट, इंड्यूस्ड, इन्फोर्स्ड। आई होप आपको पता होगा कि डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी का मीनिंग। अगर नहीं पता तो ठीक है मैं बता देता हूँ। डोरमेंसी, अगर क्रॉप को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है पर भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो क्या होगा? उसकी डोरमेंसी बोलेंगे। ठीक है, अगर एक क्रॉप के जो सीड को, जो सीड हमने यहाँ पे समझ लो सीड को, उसको प्रॉपर सीड बेड, मॉइस्चर, टेम्परेचर प्रॉपर मिला, उसके बाद भी अगर वो जर्मिनेट नहीं हो रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे? डोरमेंट स्टेज बोलेंगे या फिर वो डोरमेंसी में। तो वीट में 3 टाइप्स की डोरमेंसी, इनहेरेंट, इंड्यूस्ड और इन्फोर्स्ड। इनहेरेंट में क्या होगा? ये मदर से ही आएगी, मतलब ये जेनेटिक ही रहेगी। जो इनहेरेंट रहेगी, नाम से पता चल रहा है ये जेनेटिक ही रहेगी। जैसे मतलब ऐसा रहेगा कि इतने पीरियड तक ये डोरमेंट रहेगा, 2 महीने डोरमेंट रहेगा, 2 साल तक डोरमेंट रहेगा, इनमें इनहेरेंट डोरमेंसी ही पाई जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट डोरमेंसी या नेचुरल डोरमेंसी या प्राइमरी डोरमेंसी भी बोलते हैं। इनहेरेंट, नेचुरल या प्राइमरी, इसको मैं आगे अच्छे से वो डिस्क्राइब करूंगा, आप थोड़ा सा बस एक आइडिया ले लीजिए कि क्या हो रहा है। इंड्यूस में क्या हो रहा है? जैसे अगर CO2 का लेवल ज़्यादा हो गया, O2 का लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, या फिर जो दूसरे जो जैसे कि दूसरे जो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गया तो उनमें क्या होगा? ये जर्मिनेशन रुक जाएगा और डोरमेंट स्टेज में चले जाएंगे। इनफोर्स्ड डोरमेंसी में क्या होगा? जैसे जो वीट के सीड है वो डीपली चले जाते हैं यहाँ पे से, तो जो सनलाइट है वगैरह, रेड लाइट है वो मिल नहीं पाती सीड्स को, तो जर्मिनेट नहीं हो पाते, तो इसे हम इनफोर्स्ड डोरमेंसी बोलते हैं। इस डोरमेंसी को आगे हम और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब आता है वाइबिलिटी। वाइबिलिटी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये प्रोसोप्सिस जूलिफेरा। इसका हमने इसलिए बोला है क्योंकि जब प्रोसोप्सिस जूलिफेरा की जब सीड को डोंकी ईट करता है, जब प्रोसोप्सिस जूलिफेरा की सीड को डोंकी ईट करता है तो उसके जो डंग में जो, और या जो एक्सक्रीटा बोल सकते हैं, डंग बोल सकते हैं, उसमें जो रिमेनिंग सीड रहते हैं, समझ लो डंग है उसमें जो रिमेनिंग सीड है उसमें भी कितनी 90% तक वाइबिलिटी होती है। मतलब 90% तक चांसेस होते हैं कि वो जर्मिनेट हो जाएगा। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी वाइबिलिटी इन सीड में होती है। अगर नॉर्मल अपने क्रॉप का सीड होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर
अगर एनिमल ने उसको ईट किया है तो वो डाइजेस्ट हो जाता और उसकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती। पर प्रोसोसिजिलिफेर और अदर ऐसे वीट सीड है जो अगर ईट करने के बाद भी जो रिमेनिंग उनके डंक में बच जाता है उसमें भी 90% तक वाइबिलिटी होती है। अब जर्मिनेशन, दे हैव डिसकंटिन्यूअस स्टेगर्ड एंड रिपीटेड जर्मिनेशन। इनमें क्या होगा, डिसकंटिन्यूट और स्टेगर्ड रिपीटेड जर्मिनेशन होता है। मैं आपको समझाता हूँ ये लाइन क्या बोल रही है। जैसे कि हमने हमारी क्रॉप के सीड बोए हैं, सीड की सोइंग की है, आपकी क्रॉप की सीड है, ये क्रॉप की सीड है, ठीक है। तो ये क्या होंगी, ग्रो एक साथ करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ सीड जैसे वीट की आपने सोइंग की है तो ऐसा नहीं होगा कि आधे अभी रबी में उग गए और फिर आधे खरीफ में उगे, आधे फिर नेक्स्ट ईयर उगेंगे, ऐसे नहीं होगा। जितने भी सीड अपने सो किए हैं वो सारे ग्रो होंगे। पर वीट सीड में ऐसा नहीं होता है। वीट सीड में क्या होगा, उनके जो सीड है, जैसे वीट के सीड है ना, ये सब में वीट के सीड है, या फिर यहाँ पर वीट के सीड है, ये सब वीट के सीड है, यहाँ पे भी है। तो कुछ वीट के सीड इस साल ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 100 सीड में से 25 सीड इस साल ग्रो हो जाएंगे, 36 नेक्स्ट ईयर ग्रो होंगे, फिर 25 नेक्स्ट ईयर ग्रो हो जाएंगे, फिर 20 नेक्स्ट ईयर ग्रो हो जाएंगे। इसमें ऐसे जर्मिनेशन होता है इनमें। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस और स्टेगर्ड रिपीटेड जर्मिनेशन। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ जर्मिनेशन। जो ये कुछ कुछ हिस्से में बट के अगर जर्मिनेट हो रहा तो इसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ जर्मिनेशन। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा पीरियोडिसिटी ऑफ जर्मिनेशन क्या है, डोरमेंसी क्या है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। वीट ग्रोथ हैबिट, अब इनकी ग्रोथ ये क्या होता है, अनडिजायरेबल लोकेशन पे भी ग्रो हो जाते हैं। ये क्या होता है, अनडिजायरेबल लोकेशन पे ग्रो हो जाते हैं। हमारी जो वीट के, जो हमारे क्रॉप के सीड है, उनको एक प्रॉपर सीड बेड, प्रॉपर टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब चीज़ तो ही ग्रो होंगे। पर वीट का ऐसा रहता है कि वो कोई सी भी अनडिजायरेबल लोकेशन है, जैसे कल्टिवेटेड लैंड में तो उगेंगे ही उगेंगे, वो रिक्रिएशनल एरियाज, पॉन्ड, लेक्स, रोड साइड, हर लॉन में, हर जगह आपको, पास्चर लैंड में, हर जगह आपको वीट सीड, वीट के प्लांट्स आपको दिख जाएंगे, क्योंकि उनकी ग्रोथ हैबिट बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें। अब एक ये जो यहाँ पे लाइन मेंशन करी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। मेजोरिटी बीट्स आर मोनोशियस। क्या होते हैं जो मेजोरिटी बीट्स हैं वो मोनोशियस है। अब मोनोशियस, अब बात आती है कि मोनोशियस क्या होता है। मोनोशियस और डायोशियस दो टर्म रहती है, ठीक है। मोनोशियस में क्या होगा, जैसे प्लांट एक रहेगा पर उसमें जो फ्लावर रहेंगे, मेल फ्लावर और जो फीमेल फ्लावर रहेगा, वो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। प्लांट एक रहेगा, जैसे प्लांट एक है ये, पर इनमें जो मेल फ्लावर वो अलग ग्रो हो रहे और फीमेल फ्लावर अलग ग्रो हो रहे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, मेल और फीमेल जो दोनों रहते हैं वो एक ही फ्लावर पे रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर, मतलब एंथर और स्टेमन्स एक ही फ्लावर पे रहेगा। पर जो मोनोशियस रहेंगे उनमें मेल अलग रहेगा और फीमेल अलग रहेगी, ठीक है। अब बात आती है डायोशियस की। डायोशियस में क्या होंगे, ये इसमें सिर्फ एक प्लांट पे केवल मेल मेल फ्लावर्स होंगे, मेल मेल फ्लावर्स, और एक पे क्या होंगे, फीमेल फ्लावर्स। जो एक प्लांट रहेगा उसमें सिर्फ पूरे में फीमेल फ्लावर्स ही होंगे और एक में होगा मेल फ्लावर्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। और ये क्या हो गया, मोनोशियस। तो मेजोरिटी बीट्स आर क्या है, मोनोशियस है। जो मेजोरिटी ऑफ बीट्स आर मोनोशियस, ठीक है। ये लाइन याद रखना, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर आया है वीड्स आर, ये नॉर्मली ये लाइन है जो आपको याद रहना चाहिए, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। वीड्स आर मोस्टली एंजियोस्पर्म्स, मेसोफाइट एंड दे हैव सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मोस्टली वीट एंजियोस्पर्म है, हमारी क्रॉप भी एंजियोस्पर्म ही है, पर मोस्टली वीट एंजियोस्पर्म, मेसोफाइट, दे हैव सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना कि जो मेज है वो क्या है, मोनोशियस है, डायोशियस। मेज जो क्रॉप है वो मोनोशियस है, डायोशियस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वीट परसिस्टेंट। तो ये क्या करता है, 40 उसको उससे पहले ही उसको पता चल जाता है और ये 40 डेज के अंदर ही सीड सेटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और जितने भी जो सीड सेट रहेंगे सीड सेट करके उनको ड्रॉप आउट कर देता है नीचे उस सॉइल में, फिर वो नेक्स्ट ईयर वो सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यही बोल रहा है वीट परसिस्टेंट, कि हम उनको रेपिडली उनको हटाएंगे ना तो वो फ्रिक्वेंटली हमें दिखाई देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है वीट एग्रेसिवनेस एंड इन्वेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें क्या होता है, एग्रेसिवनेस होता है, इनमें इन्वेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब ये क्या होंगे, अपनी पॉपुलेशन को है ना बहुत जल्दी इंक्रीज करते हैं,
अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बहुत जल्दी इंक्रीज़ करते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, फिर बहुत जल्दी सीड की सेटिंग करेंगे, फिर वो सीड बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर मॉइस्चर हो या नहीं वो उनकी सीड को जर्मिनेट करके फिर उनमें से क्रॉप ग्रो हो जाएगी, बहुत जल्दी अपनी अपनी रैपिडली अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये क्या होता है, इन्वेजिव कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं हम उनको, या फिर एग्रेसिवनेस बोलते हैं। जैसे कि पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस बहुत बड़ी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। और फिर इकोर्निया क्रेसिपस जो वाटर बॉडीज में फ्लोटिंग वीड है वो देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। लिंटाना कैमरा वो भी हम एज ए ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लाए थे, पर उसने भी उसको इन्वेजिव कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण बहुत जल्दी इन्वेजन हुआ और वो एक वीड का रूप ले लिया है। ठीक, तो आई होप आपको एग्रेसिवनेस भी समझ में आया होगा। फिर आता है वीड सीड डिस्पर्जल। वीड सीड डिस्पर्जल, डिस्पर्जल का मतलब हो रहा है कि सीड का वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, जैसे एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना। ठीक, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्जल बोलते हैं। तो ये बाय विंड भी होता है, एनिमल के थ्रू भी जा सकते हैं, वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं। इसका भी एक पूरा अच्छा टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे कि पेपर्स हो गया, कॉमोस हो गया, बलून स्ट्रक्चर जो इनको हेल्प करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्पर्स होने में। फिर जूकोरी, एंडोजूकोरी, एनिमोकोरी, ये सब हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका सीड डिस्पर्जल होता है। फिर नेक्स्ट है वीट वाटर ट्रांसपिरेशन डिमांड। जो वीट की जो वाटर ट्रांसपिरेशन डिमांड है वो भी अपनी क्रॉप एज कम्पेयर टू क्रॉप बहुत हाई होती है। और हमको ये बात पता है कि जिसकी वाटर ट्रांसपिरेशन डिमांड ज़्यादा होगी, जितना वो ज़्यादा वाटर को ट्रांसपायर करेगा उतना वो क्या करेगा, ड्राई मैटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उतना ड्राई मैटर प्रोड्यूस करेगा, और जितना वो ड्राई मैटर प्रोड्यूस करेगा उतना क्या करेगा, न्यूट्रिएंट, उतना यहाँ से स्पेस को कवर करेगा, उतना सोइल से न्यूट्रिएंट लेगा और अपनी जो क्रॉप है उससे कंपटीशन करेगा और अपनी यील्ड को, क्रॉप की यील्ड को रिड्यूस करेगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वीड्स की जो वाटर ट्रांसपिरेशन डिमांड है वो हाई होती है, और जितनी ज़्यादा वो वाटर ट्रांसपिरेशन डिमांड होगी ज़्यादा, वो उतना ड्राई मैटर प्रोड्यूस करेगा, और जितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस करेगा उतना वो न्यूट्रिएंट्स को स्नेच करेगा, यहाँ से स्पेस लेगा, लाइट से कॉम्पीट करेगा, वाटर के लिए कॉम्पीट करेगा, और अपनी जो क्रॉप है उसकी यील्ड को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वीट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे हो गए कंप्लीट। अब आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वीट। वीट की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले आता है हार्मफुल एस्पेक्ट्स। ठीक है, हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दोनों चीज़ बात करेंगे, हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी बात करेंगे और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी बात करेंगे। तो हार्मफुल हम पहले देख रहे हैं, हार्मफुल में वीट फिर सनलाइट के लिए अबोव ग्राउंड करते हैं, वो जो स्पेस है, स्पेस है तो उसमें यहाँ पर भी करेंगे कंपटीशन और यहाँ पर भी करेंगे। तो जो स्पेस के लिए जो कंपटीशन वो अबव ग्राउंड भी होगा, बिलो ग्राउंड भी होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉम्पीट करते और अपनी जो क्रॉप की यील्ड को रिड्यूस कर देते। एक जनरल डाटा है कि बीट्स आर रिमूव 30 to 40 kg नाइट्रोजन, 10 to 15 kg फॉस्फोरस एंड 20 to 40 kg पोटाश पर हेक्टेयर क्या करते, रिमूव कर देते। ठीक है, 30 to 40 kg नाइट्रोजन, 10 to 15 kg फॉस्फोरस एंड 20 to 40 kg पोटाश पर हेक्टेयर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस। वीट क्या करते हैं, जो क्रॉप की क्वालिटी उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। कैसे कर देते, कुछ वीट है जो क्रॉप की सीड के साथ मिमिक करते हैं। जब हम उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं और उसकी क्वालिटी को क्या रिड्यूस कर देते हैं। फिर जब हम मार्केट में बेचने जाते हैं तो उसकी जो मार्केट प्राइस है वो हमको क्या मिलता है, कम मिलता है। ठीक है, और जैसे एक है आर्जिमोन मेक्सिकाना के साथ अगर मस्टर्ड का सीड मिल जाता है, मस्टर्ड के सीड के साथ आर्जिमोन मेक्सिकाना की सीड मिल जाती है, आर्जिमोन मेक्सिकाना एक वीड है, तो क्या होता है उससे, उसके कंजम्पशन से जो ऑयल को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे ड्रॉपसी डिसीज होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से ये जो वीड है हमारी क्रॉप को क्या करते हैं, क्रॉप की क्वालिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर रिडक्शन द क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। अब कैसे कर रहे हैं अपनी क्वालिटी को, जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कैसे वो कर रहे हैं, रिड्यूस। वीड्स रिड्यूस द क्वालिटी एनिमल प्रोडक्ट सच एज वुड, मिल्क, मीट। ये क्या करते हैं, उनकी क्वालिटी को, जैसे वुड हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, क्वालिटी को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब क्या होगा, जैसे जो मतलब जैसे बफेलो हो गई, गाय हो गई, काव हो गए, ये क्या करेंगे, अगर वाइल्ड ओट, वाइल्ड ऑनियन इनको अगर वो खाते हैं तो उनकी जो मिल्क है उसमें से एक वाइल्ड ओट की एकदम गंध आती है। तो उससे क्या होगा, मतलब कोई उसको
लेने से लेगा नहीं उस मिल्क को, उसको कोई प्रीफर नहीं करेगा कि हमें ये दूध चाहिए, तो ये क्या हमारा जो जितना मिल्क है वो पूरा खराब हो जाता है, कोई उसे खरीदता नहीं, तो मार्केट वैल्यू इसकी खराब हो जाती है। अब वुल जैसे कुछ वीड है, एकाइरेंथस अस्पेरा हो गया, जेंथियम स्ट्रोमेरियम हो गया, इसका कॉमन नेम कोकलबुर है। याद रखना, जैसे कॉमन नेम से पूछा जाता है, कॉमन नेम क्या है, कोकलबुर। और बाइडेंस फिलोसा, ये इनमें क्या होता है, एकाइरेंथस अस्पेरा और जेंथियम स्ट्रोमेरियम में एक छोटे छोटे स्पाइंस कांटे लगे रहते हैं और हुक्स टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये क्या होगा, जब शीप पास्चर के लिए जाती है ग्रेजिंग के लिए, तो वो जो हेयर्स उनमें चिपक जाता है, जब हम वूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फोटो मेंशन करा है, देखो आप ये एकाइरेंथस अस्पेरा है। अब ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हल्के हल्के से ये क्या करते हैं, ये आपने आपके घरों में भी देखा होगा, ये भी आसपास ये लगते रहते हैं। ये जो छोटे छोटे, इनमें एक छोटे छोटे कांटे टाइप, हुक्स टाइप होते हैं, जब अपने पैरों अपने कपड़ों में भी चिपक जाते हैं, वैसे जो शीप है उसके हेयर्स में भी चिपक जाते हैं। जब हम वूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनकी क्वालिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ये जेंथियम स्ट्रोमेरियम है, इसमें भी हुक लाइक स्ट्रक्चर, ये भी हेयर्स पे चिपक जाएंगे और वुड की क्वालिटी को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, फोटो मेंशन करने का एक और मेरा मोटो ये था कि आप वीड को पहचानना भी सीखो। हम पढ़ते तो ठीक है, पर जैसे कि ये ब्रॉड लीफ है या नैरो लीफ, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा वीड ब्रॉड लीफ है और कौन नैरो लीफ। ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्या क्या है, पर पिक्चर्स हम देखते हैं तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाता है, आपने को फिर बाद में याद करने की जरूरत नहीं रहती है। तो जो जेंथियम स्ट्रोमेरियम में ब्रॉड लीफ है, एकाइरेंथस अस्पेरा भी ब्रॉड लीफ है, बाइडेंस फिलोसा भी क्या है, ब्रॉड लीफ है। अब नेक्स्ट आता है हर्बरिंग इंसेक्ट पेस्ट पैथोजेंस एंड निमेटोड। ये जो इंसेक्ट पेस्ट है ये क्या करते हैं, पैथोजेंस, ये अल्टरनेटिव होस्ट होते हैं पैथोजेंस के, इंसेक्ट और पेस्ट के। जो वीट है वो इंसेक्ट पेस्ट और पैथोजेंस इनके क्या होते हैं, अल्टरनेट होस्ट होते हैं। एक एग्जांपल जैसे राइस, राइस के अंदर क्या लगता है, एक स्टेम बोरर लगता है, जो मेजर स्टेम, ये क्या इसका मेजर पेस्ट है। ये आपको पता होगा सेंट्रल शूट में अटैक करता है, फिर जो डेड हर्ट अब हम बोलते हैं, जैसे टीलर से, ये टीलर है तो जो इस मीन्स शूट रहेगा इसको क्या करेगा, ड्राई कर देगा इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज में हम डेड हर्ट देखने को मिलता है, इसे हम डेड हर्ट, और जब इसको यहाँ पे हम उखाड़ के देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक कैटरपिलर दिखेगा, तो ये स्टेम बोरर का एक ऐसा सिम्टम होता है। ठीक है, और अगर बाद में हम लेटर स्टेज में देखें तो जो बालियाँ रहेगी, चैफी ग्रेन्स इसमें दिखेंगे, मतलब कोई दाना इसमें भरा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत अच्छे से एग्जांपल में दिख जाएगा, वो तो बाद में आपको एंटोमोलॉजी में बताएंगे। तो जो राइस का स्टेम बोरर है, ठीक है, राइस का स्टेम बोरर क्या करता है, जो इसके अल्टरनेटिव होस्ट रहते हैं वहां पर इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसने जितना इसको डैमेज करना था उतना कर लिया, अब ये क्या करेगा, इस क्रॉप को अपने हार्वेस्ट कर ली, तो अब ये दूसरी जगह अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो जो राइस का है ना अल्टरनेटिव होस्ट ये स्टेम बोरर का, वो इकाइनोक्लोवा कोलोनम। ठीक है, इकाइनोक्लोवा कोलोनम है, जो इसका वेजिटेटिव मिमिक्री भी है। इसका क्या है, राइस का वेजिटेटिव मिमिक्री कौन है, इकाइनोक्लोवा कोलोनम। तो ये जो स्टेम बोरर है ये क्या करते हैं, ये अपनी लाइफ स्टेज इस पर कंप्लीट करेंगे, कब तक, जब तक वापस से हम क्या करते हैं, राइस को ग्रो नहीं कर देते। अगर फिर हम वापस से राइस जैसे जून जुलाई में हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, वैसे ये क्या करेंगे, यहाँ से आके फिर इस पर डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह जो वीड है क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं जो पैथोजेंस हो गए, पेस्ट हो गए, निमेटोड्स हो गए, इनको। ठीक, अब नेक्स्ट है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। ये क्या करते हैं, क्रॉप की जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ा देते हैं। कैसे, अब जैसे जितनी ज़्यादा वीड होंगी उतनी हमको हैंड वीडिंग करनी पड़ेगी, उतने हमको लेबर का यूज़ करना पड़ेगा, उतने हमको हर्बिसाइड यूज़ करना पड़ेंगे, उतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स का हम यूज़ करना पड़ेगा। तो ले देखिए हमारी जितनी भी क्रॉप जो कॉस्ट कल्टीवेशन है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और हमारा जो बेनिफिट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारी क्रॉप की कल्टीवेशन को भी बढ़ा देते हैं। रिडक्शन इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज, ये क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक वैल्यू है लैंड और वाटर बॉडीज उसको भी क्या कर देते, रिड्यूस कर देते। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे मुझे एक ज़मीन बेचनी है, मुझे मेरा खेत बेचना है, पर वहाँ पे क्या वीड बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास ही एक फार्मर है जिसकी लैंड बहुत अच्छी है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरी इसमें बहुत वीड ग्रो हो रखे। ठीक है, तो मैं अगर इसको बेचूंगा तो ये खरीदेगा नहीं, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर बहुत वीड है, यहाँ पर क्रॉप को कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इसको बहुत सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो वीड के कारण क्या हो रहा है, हमको हमारी जो लैंड है उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू थी वो पूरी गिर गई। मैं अगर इसको 10 लाख में भी दे रहा था तो अब मुझे उसको कितने 1 लाख के अंदर ही बेचना पड़ेगा, मतलब 9 लाख का घाटा। ठीक है, तो आई होप आप समझ सकते हो कि जो वीड है वो अपनी जो क्रॉप की लैंड वैल्यू है उसको भी, इकोनॉमिक वैल्यू उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ऐसा वाटर बॉडीज में भी है। ठीक है, वीड्स रिड्यूस ह्यूमन, अब नेक्स्ट क्या है, वीड रिड्यूस ह्यूमन एफिशिएंसी। वीड क्या करेगा, ह्यूमन एफिशिएंसी को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देते हैं। कैसे, जैसे आपने सुना होगा जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम स्टोरफोरस, गाजर घास जिसको बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, इससे क्या होता है, एलर्जी होती है। अब जिस खेत में अगर कांग्रेस ग्रास ज़्यादा होगी तो वहाँ के लेबर वहाँ पर वर्क करने से मना कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, जो ह्यूमन एफिशिएंसी कम हो गई। अब हमको क्या करेंगे, किसी मशीन का यूज़ करना पड़ेगा या फिर हमें उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे लेबर को काम कराने के लिए, पर भी लेबर तब भी काम नहीं करेगा क्योंकि उनको एलर्जी वगैरह हो रही है। तो जो ह्यूमन एफिशिएंसी उसको भी क्या कर देगा, ये कम कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेल्थ हजार्ड फॉर मेन एंड अदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अभी क्या करते हैं, हेल्थ हजार्ड इशू भी क्रिएट करते हैं। कैसे, अभी इसका एक एग्जांपल है ड्रॉपसी डिसीज। ये आपने सुना होगा ड्रॉपसी डिसीज, इसमें क्या होता है, ब्लाइंडनेस। इसमें ड्रॉपसी डिसीज में हमको दिखना बंद हो जाता है। जो ड्रॉपसी डिसीज इसमें इसमें हमें क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है। अब जो ड्रॉपसी डिसीज किससे होती है, आर्जीमोन मैक्सिकाना, ये वीड है। ठीक है, आर्जीमोन मैक्सिकाना, इसका कॉमन नेम क्या है, मैक्सिकन पॉपी। आर्जीमोन मैक्सिकाना हिंदी में से सत्यानाशी बोलते हैं। आर्जीमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकन पॉपी। जब आर्जीमोन मैक्सिकाना की सीड मस्टर्ड की सीड से मिलते हैं और जब उसकी क्रशिंग हो जाती है, ठीक है, क्रशिंग होने के बाद जब हम उस ऑयल को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमको क्या होगी, ड्रॉपसी डिसीज हो जाएगी। ड्रॉपसी डिसीज में क्या हो रहा है, ब्लाइंडनेस हो रहा है। और ये क्यों होती है, इसमें एल्कलॉइड होता है, ड्यू टू मेनली जो एल्कलॉइड है संगुइनेरिन, और जो 11 ऑक्सो ट्राइकेंटोनिक एसिड प्रेजेंट होता है इसके कारण होती है। ठीक है, जो ड्रॉपसी डिसीज हो रही है वो किससे हो रही है, कौन सा एल्कलॉइड से, संगुइनेरिन और 11 ट्राई ऑक्सो ट्राइकेंटोनिक एसिड। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। जो भी मैं बता, ये जो है ये क्या, ड्रॉपसी डिसीज किससे हो रही है, आर्जीमोन मैक्सिकाना से। किससे मिल रहा है आर्जीमोन मैक्सिकाना, मस्टर्ड ऑयल के साथ। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, मैक्सिकन पॉपी। ड्रॉपसी डिसीज में क्या हो रहा है, ब्लाइंडनेस हो रहा है। किसके कारण हो रही है, संगुइनेरिन 11 ऑक्सा ट्राइकेंटोनिक एसिड के कारण हो रही है। ठीक, अब हजार्ड टू एक्वाटिक एनिमल्स, ये जो जो वीड है वो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। क्यों, इसका एक एग्जांपल है इकोनिया क्रेसिपस और वाटर वेस्टर एंड कॉज पोल्यूशन इन द वाटर। जो इकोनिया क्रेसिपस एक फ्लोटिंग वीड है, जिससे वाटर है, ये इसकी रूट है नॉर्मल, ये अब ये से फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये वाटर ये बस ये फ्लोट करता है इसे। तो ये क्या करता है, जितनी भी ऑक्सीजन है अंदर से ये ऑक्सीजन ले लेगा। अब अंदर से अगर इसने ऑक्सीजन ले ली तो अंदर सफोकेशन होगा और जितनी भी एनिमल स्पीशीज है, वाटर एनिमल स्पीशीज, उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो ये हजार्डस है किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, अब लिमिटेड चॉइस क्रॉप, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। अब कैसे, अगर वीड पर्टिकुलर उस लैंड पे उस क्रॉप के साथ बहुत ज़्यादा वीड आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्रॉप को छोड़ना पड़ेगा और फिर हमें नेक्स्ट क्रॉप को अपनाना पड़ेगा। किसके कारण, केवल वीड के कारण, क्योंकि वहाँ पर वो पर्टिकुलर वीड बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। क्योंकि कुछ वीड क्या होते हैं, क्रॉप एसोसिएटिव होते हैं, उस क्रॉप के साथ ही ग्रो होते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर, ठीक है। अब फेलेरिस माइनर किसका का क्रॉप एसोसिएटिव वीड है, गेहूं का, वीट का। ठीक है, किसका है, वीट का। ये इसका क्रॉप एसोसिएटिव वीट है। क्यों क्यों है, क्योंकि जब हम वीट के लिए फाइन सीड बेड तैयार करते हैं और रबी के सीजन में हम वीट की सोइंग करते हैं तो सेम ये जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, इसको वो करता है ग्रो होने के लिए। तो जब हम फाइन सीड बेड वीट की क्रॉप का ग्रो करते हैं तो फेलेरिस माइनर का भी सीड बेड ग्रो हो जा अपने आप रेडी हो जाता है और फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे फेलेरिस माइनर ग्रो करते हैं। अगर फेलेरिस माइनर बहुत ज़्यादा ही है तो हमें कब क्या करना पड़ेगा, हमें वीट की जो क्रॉप है उसको लेना ही बंद करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब भी वीट के लिए सीड बेड तैयार करेंगे, हम उसको इरिगेट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर फेलेरिस माइनर आ जाएंगे और हमारी क्रॉप
का जो क्रॉप जो यील्ड है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, हमें चिकपी ले सकते हैं हम, क्योंकि चिकपी में हम क्या करते हैं, रफ सीड बेड जैसे ढेलेदार मृदा को हम प्रेफर करते हैं। जैसे ये सोइंग के लिए, ये वीट की सोइंग के लिए हम फाइन सीड बेड एकदम भुरभुरी मिट्टी बनाते हैं, ठीक है। और जो चिकपी है उसके लिए हम क्या करते हैं, रफ सीड बेड का यूज करते हैं। जब हम चिकपी क्रॉप ली तो फिलेस माइनर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर हमारे यहाँ वीट का दाम बहुत अच्छा था, पर भी हम वीट को नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे, बिकॉज ऑफ फिलेस माइनर, क्योंकि इसका जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। तो अब हमको क्या स्विच करना पड़ेगा, चिकपी पे हमको स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है फायर हजार्ड एंड विजिबिलिटी ऑफ रोड्स एंड ट्रैक्ट्स। अब कुछ वीड्स जैसे जो रोड के साइड में हो गए या फिर फॉरेस्ट लैंड या इधर उधर कहीं लॉन में लगे हुए, वो जब ड्राई हो जाएंगे तो उनमें चांसेस होंगे कि वो उनमें आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। अब ये मैंने फिर यहाँ पे फोटोज मेंशन करे, ये आर्जिमोन मेक्सिकाना है, ये भी ब्रॉड लीफ है, ठीक है। ये इसका फ्लावर है, आर्जिमोन मेक्सिकाना, ये येलो फ्लावर। ये कोनिया क्रेसिफस है, आप देख सकते हो कितनी ग्रोथ हो चुकी है, ये पूरे पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है, पर भी ग्रोथ कितनी एकदम ठीक है, ब्रॉड लीफ है। ये एक बहुत एक आयन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम आपको पता होगा कि जितने भी जो मोनोकोट है वो क्या होते हैं, नैरो लीफ होते हैं। ऑलमोस्ट जो मोनोकोट है वो नैरो लीफ होते हैं, पर एकमात्र ये है और है सी, से हम याद करेंगे बात। जो ई है, ई फॉर इकोनिया क्रेसिफस है, सी फॉर केमेलिना बेंगालेंसिस और साइनोटिस है, वो मैं आपको अच्छे से बाद में बताऊंगा। पर यहाँ पर इकोनिया क्रेसिफस की बात हुई तो आप ये बात याद रखना कि जो इकोनिया क्रेसिफस है मोनोकोट है पर ब्रॉड लीफ है, ठीक है, मोनोकोट है पर ब्रॉड लीफ है, ठीक। अब आता है नेक्स्ट इम्पेरेटा सिलेंड्रिका, ये नैरो लीफ है, और ऑलमोस्ट जो नैरो लीफ होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोकोट, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, आगे हम अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक। अब बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ वीट, जब भी हम बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ वीट की बात करते हैं तो वो किस में आता है, एंथोबोटनी के अंदर आता है। किस में आएगा, एंथोबोटनी के अंदर। कोक्सिनिया डाइजेरा, इसका हम वेजिटेबल के पर्पज से यूज़ करते हो, ये बहुत न्यूट्रिशियस भी होते हैं। ये आप लोगों ने भी खाया होगा, चिनोपोडियम को बथुआ बोलते हैं, एमेरंथस चोलाई है, केसिया ट्राइंथेमा को भी हम कड़ी में डाल के खाते, छाछ आपको याद हो कभी, ठीक है। तो फूड्स फॉर ह्यूमन बहुत न्यूट्रिशियस भी है। ये याद रख सकते हो आप क्या क्या वेजिटेबल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, चिनोपोडियम एल्बम, एमेरंथस, केसिया ट्राइंथेमा, कोक्सिनिया और डाइजेरा। फिर फीड एंड फोडर फॉर एनिमल्स, ठीक। वीड्स आर यूजफुल एज अ फोडर एंड फीड्स एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर एनिमल्स। अब हम जो वीड्स है, जितनी भी घास फूस हो गई, उनका हम एनिमल फीड के पर्पज से भी यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, इनमें जो वीड्स है इनमें क्या होती है, बाइंडिंग कैपेबिलिटी, बहुत कुछ वीड है उनमें बाइंडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये सॉइल को इरोड करने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लेग्यूमिनेसी, इसमें हम बोलते हैं ना पेपिलियोनेसी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब इसके फ्लावर को देखोगे ना आप, ये तितली जैसा स्ट्रक्चर होगा, बटरफ्लाई जैसा, इसको मैंने ठीक से बताया नहीं, इस टाइप से, तो ये पेपिलियोनेसी में आता है, ठीक है। वो तो खैर बाद में आपको और बताऊंगा। आपको याद रखना है केसिया, ये लेग्यूमिनेसी का, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, ठीक। नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आ गई, नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो सम वीड्स अंडर द फैबेसी फैमिली, हमको पता है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के रहते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कैसे करते हैं, इनके अंदर क्या होगा, इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको तोड़कर ये अमोनियम में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और फिर उसको प्लांट ले लेते हैं, ठीक। तो इसका एग्जांपल है मेनिलोटस अल्बा इंडिका, मेडिकागो डेंटिकुलाटा भी है, ट्राइगोनेला है, और ये केसिया भी है। ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन ये फैबेसी फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल, केसिया सफेरा हो गया, केसिया तोरा, टेफ्लोसिया पर्पुरिया, इनको हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इनकॉर्पोरेट करने से क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, और जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कुछ वीट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के भी इंडिकेटर होते हैं। जैसे हमारी सॉइल में अगर थोड़ा सा भी अगर डेफिशिएंसी हुई न्यूट्रिएंट की तो उनमें शो हो जाएगा, और उससे हम पता कर सकते हैं यार हमारी लैंड में इसकी डेफिशिएंसी है, तो हम पहले ही उसमें न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं ताकि हमारी क्रॉप अच्छा यील्ड दे सके। तो एग्जांपल ये है क्राइसेंथेमम
क्राइसेंथेमम हो गया और रेननकुलम रेपेंस, ये क्या करते हैं, शोइंग ब्राउन लीफ, इनकी मार्जिन पर क्या होती है, ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये इनकी पूरी जो मार्जिन है वहाँ पे ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती है लोअर लीव्स पे। और हमको पता है कि ये सिम्टम किसका है, ये सिम्टम है पोटेशियम का। किसका है ये, पोटेशियम का, ठीक है, पोटेशियम का सिम्टम है ये आपको पता होगा लोअर लिप्स पे दिखाई देता है पोटेशियम के सिम्टम्स। और इनमें क्या होता है, लिप की मार्जिन पर ऐसा लगेगा कि माचिस की तीली से हम जला देते हैं ना, ऐसा जला हुआ पूरे ब्राउनिंग दिखेगी, ठीक है। तो रेननकुलर रेपेंस और क्राइसेंथेमम ये क्या करते हैं, ये पहले ही इनमें ऐसे सिम्टम्स हो जाते तो हमको पता लग जाता है कि यार हमारी सॉइल में पोटेशियम कम है, और हम क्या करते हैं, पोटेशियम को डाल देते हैं। अब मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू भी हम बहुत सारे वीट का मेडिसिनल वैल्यू भी है, जैसे गोखरू हो गया, और जो आर्जियम मैक्सिकाना है इसका भी हम स्किन डिसीज के रूप में हम करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। जो ओक है केलोट्रोपिस गिगेंटी, उसका हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए उसको यूज़ करते हैं, उसको दूर करने के लिए। तो वीट्स का मेडिसिनल यूज़ भी है, ठीक है। और एक्लिप्टा अल्वा भृंगराज, इसका भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आ जाएंगे मेडिसिनल वैल्यू के अंदर, ठीक। अब ऑर्नामेंटल वैल्यू, कुछ वीड्स का हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे साइनोडोन टेक्टाइलोन का हम यूज़ उसमें करते हैं लॉन बनाने में। जो आपने देखी होगी एकदम हरी हरी घास, वो साइनोडोन टेक्टाइलोन रहती है। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल, इसमें हम इकोनिया क्रेसिपस कैन टेक हेवी मेटल्स लाइक मर्करी, लेड, आयरन, कॉपर। जो इकोनिया क्रेसिपस है वो क्या करता है, अभी हमने बात करी थी कि ये वाटर बॉडीज में जो एनिमल उसको हार्म करता है, पर एक इसका एक बेनिफिट भी है। पर जिस वाटर बॉडीज में अगर हेवी मेटल्स है, अगर उनको वहाँ से रिमूव करना है तो हम अगर इकोनिया क्रेसिपस को इंट्रोड्यूस करा देंगे, अगर उस वाटर बॉडी में अगर इकोनिया क्रेसिपस को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया तो जितने भी हेवी मेटल्स हैं वो क्या कर देंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक। तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल में भी वीड हमारे काम आते हैं। इकोनिया क्रेसिपस से ग्रीन मैन्यूरिंग में भी इकोनिया क्रेसिपस का यूज़ करते हैं। जो ग्रीन मैन्यूरिंग है ना, उसमें इकोनिया क्रेसिपस का भी हम यूज़ करते हैं, ठीक। सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड, अब कैसे, ये जो पायरेथ्रम है, पायरेथ्रम क्या एक बायोपेस्टिसाइड है, ये किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, क्राइसेंथेमम से, ठीक है। जो पायरेथ्रम है वो हम क्राइसेंथेमम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्या है पायरेथ्रम, बायोपेस्टिसाइड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि पायरेथ्रम, सबसे पहले तो पायरेथ्रम क्या है, पायरेथ्रम बायोपेस्टिसाइड है, और ये हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्राइसेंथेमम से। तो सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड वीट का यूज़ हम एज अ बायोपेस्टिसाइड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल फॉर कॉटेज, हम जो सेक्रम स्पॉन्टेनियम है इम्पैरेटा सिलेंड्रिका है, थेचिंग पर्पस के लिए, रस्सी बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। रस्सी यू नो थेच लाइक दिस, उनके जो रेशे उनको निकाल के हम क्या करते हैं, रस्सी बनाते हैं। ये रस्सी ऐसी रहती है ना, आई थिंक ये कुछ भी चीज़ बांधने में, कॉटेज बनाने में काम आता है। फिर ट्रेप्स फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजेंस, जैसे कि हमको पता है कि जो, अब ये जो पॉइंट है ये क्या बोल रहा है, अब हमको पता है कि जो हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट है वो क्या करेंगे, अल्टरनेटिव होस्ट किसी ऐसा पर्टिकुलर वीड पर उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पेस्टिसाइड है हम उस पर्टिकुलर वीड क्रॉप पर ही डाल देंगे, तो जिससे हमारे जो पेस्टिसाइड हो गया फिर फंजीसाइड हो गया, हम उस पर्टिकुलर वीड पे डाल देंगे। तो हमारे जो पेस्टिसाइड है या फिर पैथोजन से, जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट है और पैथोजन से वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। फिर वो हमारी जो हम नेक्स्ट ईयर जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उस पर वो डैमेज नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था, वीट का एक जनरल इंट्रोडक्शन था, पर जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली वीट से पूछे जाते हैं, कि वीट की क्लासिफिकेशन से, कि मतलब के, और क्लासिफिकेशन भी अच्छा मैं 3-4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आप प्लीज़ को लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।